डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्य पुस्तिका हल। तो आज हम अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तुम्हारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं जैसे पेंसिल, बतख, रबड़, कुर्सी, टेबल, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पंखा, कार, गाय, कंप्यूटर। इनमें से कौन सी सजीव है और कौन सी निर्जीव है? तो प्यारे बच्चों, आप इसमें से सजीव पहचान सकते हो। बतख, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, गाय सजीव है। पेंसिल, रबड़, कुर्सी, टेबल, पंखा, कार, कंप्यूटर क्या है? निर्जीव है। तो वो कौन से गुण हैं जो सजीवों को निर्जीव से अलग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपने किस आधार पर पहुंचाना? सजीव सांस पहचाना। सजीव सांस लेते हैं। सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव वृद्धि करते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन क्या होता है? सजीवों को बाहर अगर आप धूप में रख दें और एक मेज़ को रख दें तो कौन अंदर आ जाएगा? सजीव अंदर आ जाएगा। सीधी सी बात है। उनको ताप के प्रति अनुक्रिया होती है। बाहर तापमान ज़्यादा अगर हो तो। क्या कार सजीव है? कार में सजीवों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? कार सजीव नहीं है। कार पेट्रोल डीजल का भोजन के रूप में लेना कह सकते हैं। गति करना, दौड़ना कह सकते हैं। तो ये लक्षण जो होते हैं वो सजीवों से मिलते हैं। नीचे कुछ पौधों के नाम दिए हैं। इनमें से जल में उगने वाले व जमीन पर उगने वाले पौधों के नाम छांटकर सारणी में भरो। कमल, सिंगाड़ा, जलकुंभी, गुलाब, सेवती, गेहूं, सरसों। प्यारे बच्चों, जलीय पौधे जो हैं कमल, जलकुंभी और सिंगाड़ा हैं। स्थलीय पौधे हैं गुलाब, सरसों और गेहूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नीचे कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए, उनको पहचान कर उनके नाम लिखो। तो पहला जो चित्र है ऊंट का है, फिर हाथी का है, फिर कछुए का है, फिर भालू है, फिर ऑक्टोपस है, फिर गाय है, मछली है, खरगोश है, चीता है, मेंढक है। इसके अलावा और जंतुओं के नाम लिखो जिनको तुम पहचानते हो। तो शेर, हिरण, भैंस, नीलगाय, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी इत्यादि। इन्हें नीचे दिए गए आधार पर अलग छांटो। स्थल पर रहने वाले तो हिरण, घोड़ा, शेर, बिल्ली, नीलगाय, बकरी, भैंस आदि स्थल पर रहते हैं। जल में रहने वाली मछली, केकड़ा, दरियाई घोड़ा, ऑक्टोपस आदि। स्थल और जल दोनों पर रहने वाले, आपने देखा होगा मेंढक दोनों जगह रहता है, पानी में भी रह सकता है और बाहर स्थल जमीन पर भी रह सकता है। मगरमच्छ, सांप। प्रकृति में प्रत्येक जीव को अपने आवास व परिवेश के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं प्रदान की है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि वे कहाँ पाए जाते हैं। उस स्थान विशेष में रहने के लिए उनके शरीर में क्या विशेषताएं होती है? तो ध्रुवीय भालू के बारे में सबसे पहले हमें बताना है। तो ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए सफ़ेद बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, चौड़े पंजे होते हैं, वह बड़े होते हैं जो बर्फ़ में चलने में सहायक होते हैं। और आप चित्र देख सकते हैं ध्रुवीय भालू। इसके बाद में बै है। मेंढक के 4 पैर, पिछले 2 पैर बड़े, जो लंबी उछाल में सहायक हैं। अगले व पिछले पैरों में पादान उंगलियां तैरने में सहायक होती है इनकी। आगे नागफनी का पौधा दिखाए। नागफनी के पत्ते कांटों के रूप में होते हैं। क्योंकि ये मरुस्थल में उगता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है तो पानी की ज़्यादा हानि ना हो। में तना मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पानी की हानि कम होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद में मछली के बारे में बताना है। तो मछली का शरीर धारा रेखीय व चिकने सलकों से ढका होता है। चपटी पूंछ तैरने में सहायक होती है। योग के शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर लंबे बालों से ढका होता है। तो ये इनके लक्षण हैं जिसके कारण से ये अपने आवास के अंदर रहते हैं। ऊंट है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा कम तथा मल शुष्क व पसीना भी कम आता है जिसके कारण से मरुस्थल में रह सकता है। इसके बाद में है कमल। यह एक जलीय पौधा है। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ के चारों ओर फैलते हैं। आगे, गर्मी व सर्दी में हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो गर्मी में हम हल्के रंग के तथा सूती वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं और पसीना ज़्यादा सोखते हैं। सर्दियों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, सर्दी से बचाते हैं। आगे है, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, कान, जीभ पाए जाते हैं। जैसे ही कोई वस्तु शरीर से स्पर्श करती है, इसकी सूचना उस अंग से होकर मस्तिष्क तक पहुँचती है। इसके पश्चात मस्तिष्क उस अंग को हटाने या उसका सामना करने को प्रेरित करता है। कांटे के चुभने का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है और कांटे के चुभने के बाद पैर हटाना अनुक्रिया कहलाती है। तो क्या होता है, किसी पक्षी की तरफ कदम बढ़ाने पर आपने देखा होगा पक्षी उड़ जाता है, तो वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। धूल भरी हवा आने पर सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। छुई मुई के पौधे को हाथ लगाने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं।
गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हाथ को जल्दी से पीछे खींचते हैं हम। अपने पसंदीदा व्यंजन की खुशबू आने पर मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है, आपकी भी आई होगी। रात को अचानक लाइट आने पर आंखों में चकाचौंध होना। नीचे लिखे गए वाक्यों में सही गलत कथन बताओ। किसी भी आवास विशेष में रहने के लिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण अनुकूलन कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सुई चुभने पर हाथ उठाना उत्सर्जन की क्रिया है, तो ये गलत है, उद्दीपन की क्रिया है। डॉल्फिन या व्हेल वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, तो ये गलत है, गिल्स या क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। पौधे जंतु या सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक बनाते हैं, तो ये सही है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, प्रजनन के द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है, कुछ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं, तब कुछ बच्चे पैदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पक्षी है, उसने घोंसले के अंदर अपने अंडे दिए हुए हैं। दूसरा जो है गाय है, गाय ने अपना बछड़ा अपने साथ में लिया हुआ है। तो अपने आसपास पाए जाने वाले 5 अंडे देने वाले तब 5 बच्चे देने वाले जीवों के नाम लिखो। तो कछुआ, बतख, सांप, मुर्गी, छिपकली ये अंडे देते हैं। बच्चे देने वाले गाय, बिल्ली, बकरी, मनुष्य भी और भेड़। पौधे भी जंतुओं की तरह प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। कई पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, मतलब अपने समान नए पौधे पैदा करते हैं, उगाते हैं। कई पौधे अपने शरीर के भागों से ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे पहला जो चित्र है वो पत्थर चट्टा का दिखाया हुआ है, उसमें पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है, तो पत्ती उसका कायिक भाग है, तो कायिक प्रजनन है। उसके बाद में दूसरा जो पौधा उसमें बीज है उगता है, अंकुरित होता है, तो बीज से पौधे का बनना लैंगिक प्रजनन के अंदर आएगा। क्रियाकलाप कै चित्र में दिखाए अनुसार 4 प्यालों में थोड़ी रुई लो, हर प्याले में 3-4 चने के बीज डालो। प्याला नंबर 1, पहले प्याले में पानी डालो और देखते रहो कि रुई सूख न जाए, इसके लिए समय समय पर पानी डालो और गर्म जगह जैसे रसोई घर में रखो। प्याला नंबर 1। प्याला नंबर 2, पहले प्याले की तरह ही इसमें भी रुई सूखने न पाए, इसके लिए समय समय पर पानी डालो और ठंडी जगह जैसे रेफ्रिजरेटर में रखो। प्याला नंबर 2। प्याला नंबर 3, बिल्कुल पानी मत डालो और धूप में रखो। प्याला नंबर 3। प्याला नंबर, इस प्याले में इतना पानी डालो कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब जाए, उसे भी धूप में रखो। प्याला नंबर 4। थोड़े दिनों तक अवलोकन करो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। किस प्याले के बीजों में अंकुरण शुरू होगा? तो प्याला नंबर 4 में होगा। अब तुम सोचो कि बीज को अंकुरित होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो प्यारे बच्चों, सूर्य का प्रकाश व नमी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक चने का बीज जो है साइड में अंकुरित होता हुआ दिखाया गया है। तुम भी अपने घर में चने के बीज का अंकुरण था आलू के अंकुरण को देखो और इनका चित्र भी बनाओ। तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ बीज से पहले एक सफेद चोंच बाहर निकलती है, संरचना, उसे मूलांकुर कहते हैं, उससे जड़ बनती है, और ऊपर एक बाहर निकलती है, उसे प्रांकुर कहते हैं, उससे तना ऊपर वाला पौधा बनता है पूरा, और मूलांकुर से जड़ बनती है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रांकुर से ऊपर पौधा बनता है पूरा, तने सहित पत्तियां, टहनियाँ, और मूलांकुर से जड़ बनती है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।